स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर 24 घंटे के प्रचार का बैन लगाया और इसके बाद ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं धरने पर बैठूंगी। वो धरने पर बैठी भी। लगभग 3 घंटे तक ममता बनर्जी धरने पर बैठी रही, अपना विरोध जाहिर किया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी का धरना अब खत्म हो गया है और धरना स्थल से ममता बनर्जी राजभवन के लिए निकली हैं। गवर्नर से मिलने का टाइम उन्हें नहीं मिला, इसके बाद वो अपने आवास पर पहुंच गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है। कोलकाता में गांधी मूर्ति पर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी हुई थी। 3 घंटे धरना देने के बाद ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया है और जानकारी यह मिल रही है कि धरना स्थल से वो निकली तो राजभवन के लिए थी, लेकिन राज्यपाल से मिलने का टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, जिसके बाद ममता बनर्जी अब अपने धरने को खत्म करके अपने आवास पर पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी के बयान को संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर और बंगाल से हमारे संवाददाता सौरभ गांगुली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। सौरभ, 3 घंटे धरना दिया ममता बनर्जी ने। क्या इस दौरान उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया था, ट्वीट में कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चुनाव आयोग का जो फैसला है, क्या इस तरह की कुछ बात उन्होंने अपने धरना स्थल के दौरान कही? नहीं, देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि चुनाव आयोग से बैन किया हुआ उनको तो धरना स्थल 8:30 बजे तक ये बैंड चलेंगे। 8:30 बजे के पहले कुछ भी वो नहीं कह पाएंगे, या मीडिया से हो या किसी जनसभा में हो। तो जो धरने में जहां पे वो थी, कुछ कोई बात उसने नहीं की है, क्योंकि ये चुनाव आयोग की बैंड है 8:30 बजे तक। इसका मतलब 8:30 बजे के पहले ममता बनर्जी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगी। अच्छा सौरभ, मुझे एक चीज बताइए कि ये 3 घंटे में ही धरना खत्म कर दिया गया। क्या 3 घंटे ही धरने का प्लान था या फिर जल्दी इसको खत्म करना पड़ा किन्हीं और कारणों से? देखिए, एक जो कारण जो सुनाई दे रहा है कि ये जो जहां गांधी मूर्ति, जहां पे ममता बनर्जी की धरने चल रही थी, वो आर्मी की जगह है, मतलब सेना की जगह है। लेकिन सेना से अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला यहाँ पे बैठने का। इसके लिए जो तृणमूल की सोर्स से जो मिल रहा है, इस कारण ही ममता बनर्जी जल्दी ये धरना खत्म करके अपने घर गई, क्योंकि ये जगह सेना की है। सेना से परमिशन नहीं मिला। 2 बार, पहले 9:30 बजे और फिर 12:30 बजे तृणमूल की तरफ से सेना को चिट्ठी लिखा गया, क्योंकि ये चिट्ठी में ये कहा गया कि ये जो जगह, जो गांधी मूर्ति जो है, वहां पे को परमिशन दिया जाए धरने के लिए। लेकिन अभी तक सेना की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं मिला, इसलिए ये धरना जल्दी खत्म करने की ये मांग कर रहे तृणमूल की तरफ से। ये भी जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल से मिलना चाहती थी ममता बनर्जी इस धरने के बाद, लेकिन शायद टाइम उनको नहीं मिल पाया। हाँ, ये भी सही बात है कि वो गई थी राजभवन में, लेकिन राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ जी है, वो उनका टाइम अभी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे कोई असाइनमेंट में है। इसके लिए टाइम नहीं दे पाए। इसके लिए वो अभी राज्यभवन से, राज्यपाल से ना मिलके ही वो अपने आवास के लिए निकल गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी अपना धरना खत्म करके चली गई हैं। करीब 3 घंटे तक ममता बनर्जी ने धरना दिया और जल्दी धरना खत्म करने के पीछे जो वजह सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जिस जगह पर वो धरना दे रही थी, यानी कि गांधी मूर्ति और उसके आसपास का एरिया सेना का है, परमिशन सेना से नहीं मिली थी, इसीलिए ममता बनर्जी को अपना धरना जल्दी खत्म करके वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद ममता बनर्जी राजभवन गई, लेकिन वहां पर राज्यपाल से समय नहीं मिला, तो अब अपने आवास लौट गई हैं। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी जैसे ही उनका यह बैन खत्म होगा, यानी कि 8 बजे, इसके फौरन बाद वो 12/7 में एक रैली करेंगी और उसके 1 घंटे बाद एक और रैली रात में ही ममता बनर्जी करने वाली हैं। लेकिन इस बीच बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। चुनाव में दिए भाषणों को लेकर आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया, तो ममता और उनकी पार्टी के नेताओं ने इस फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जिसके बाद आज ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ कोलकाता में गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। करीब 3.5 घंटे तक ममता बनर्जी का धरना चलता रहा और यहां ममता बनर्जी पेंटिंग के कलर और कैनवास के साथ पहुंची थी, जिसके बाद यहां पर दीदी पेंटिंग बनाती नजर आई। यहां पर धरना खत्म होने के बाद दीदी यहां से राजभवन गई, लेकिन उन्हें गवर्नर से मिलने का टाइम नहीं मिला, जिसके बाद वो अपने घर वापस चली गई। आज चुनाव आयोग की डेडलाइन खत्म होने के बाद ममता बनर्जी फिर से प्रचार की कमान को संभालेंगी, लेकिन अपनी नाराजगी, अपना विरोध जाहिर करने के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। करीब 3.5 घंटे तक कोलकाता में गांधी मूर्ति पर ममता बनर्जी का यह धरना चलता रहा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि चुनाव आयोग के बैन की वजह से ममता बनर्जी ने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन, कोई बाइट या कोई टिप्पणी वहां पर नहीं की।
और वहीं इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का क्या कहना है वो देख लीजिए अब जरा। बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल है उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक करे बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको उससे अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर कर आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। जिंदगी भर धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो बीजेपी की शिकायत पर ही इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था ममता बनर्जी से, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें 24 घंटे के लिए प्रचार से बैन कर दिया गया था। यानी कि कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर पाएंगी। इसी के विरोध में ममता बनर्जी धरना दे रही थी। इस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ है, मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस आपको कराता हूं, फिर हम इस पर आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बप्पा चटर्जी साहब प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, संजय सरकार नेता टीएमसी इस वक्त साथ में हैं, एमबी महेश प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील चोपड़ा जी नेता सीपीआई और सुप्रिया सत्यम जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संजय सरकार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, किसके खिलाफ था ममता बनर्जी का धरना? देखिए, चुनाव जो है सुनील जो थे एक कमजोर इंसान थे और एक निपुण। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के निर्देश पर ये करने था निर्देश, और बंगाल में जीत नहीं पाएंगे। किसी तरह ममता को 50 से रखने पूरा षड्यंत्र कायम किए हैं। और एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो घटना घटा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक निष्पक्ष नहीं है, सुनील अरोड़ा एक निष्पक्ष आदमी भी नहीं थे और टीएन शेषन जैसे भी आदमी नहीं थे। नहीं, आपका धरना, ममता बनर्जी जी का धरना, ये बीजेपी के खिलाफ था या चुनाव आयोग के खिलाफ था? ये देखिए, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ ही, मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह को खिलाफ और चुनाव आयोग को खिलाफ धरना था। एकदम सीधे तौर पे मैं आपको बता रहा है कि उन्हीं को इंस्ट्रक्शन में सुनील अरोड़ा जो बैकबोन टूटे हुए, कमर टूटे हुए इंसान है, पिंजरे बंदरी मालिक का तोता है, इसके खिलाफ में हम लोग ये था धरना। देखिए, आदमी जो ये निष्पक्ष इलेक्शन कर ही नहीं सकते थे। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, देश के चुनाव आयोग पर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। ये ठीक है, ये ठीक बात है? ममता बनर्जी कुछ भी कहें, उनको आजादी है, और अगर उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे तो फिर आप कहेंगे कि रीढ़विहीन लोग हैं। ये क्या बात हो गई? क्यों नहीं? एक कमर टूटे हुए इंसान को हमेशा कमर टूटे हुए बोलना चाहिए। एक निपुंस है, ये एक शिखंडी है, इसको एक निष्पक्ष रूप से काम करने की इसका ताकत नहीं है शरीर में। ये भारतीय जनता पार्टी को इंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में जितने भी चुनाव हुए हैं ना, चुनाव आयोग नहीं कराए हैं। चाहे वो ममता बनर्जी पिछले 2 टर्म से जीतती आ रही है ना चुनाव, वो चुनाव भी इलेक्शन कमीशन नहीं कराया है, जिस पर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय सरकार, अपने शब्दों को सुधारिए, अपने शब्दों को सुधारिए। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नेशनल चैनल पर बैठकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं पहले भी आपको वार्न कर चुका हूं इसके लिए। हिंदुस्तान में इस इंसान जैसे दलाल, ममता बनर्जी जो 2 चुनाव जीती है ना पिछले, जिनमें 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी चुनाव आयोग ने कराए हैं। वो चुनाव भी चुनाव आयोग ने कराए हैं। कमर टूटे हुए इंसान है। 2016 में भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। ये निष्पक्ष नहीं है। अब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। संजय जी, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप देश की संस्था के लिए करते हैं जो देश में चुनाव करा रही है। इस तरह के शब्द, इस तरह के शब्द, ये दलाल है, एक दलाल है। दलाल को दलाल बोलना 100% चाहिए। इसको निष्पक्ष रूप से चुनाव करने, इस तरह के शब्द मेरी डिबेट में मत इस्तेमाल कीजिएगा। संजय जी, इस तरह के शब्द डिबेट में इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपनी बात को कहने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन बदतमीजी ये बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह के शब्द बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह के शब्द, अपनी बात को कहने के 100 तरीके होते हैं। आप नेता हैं, ठीक है, आप एक पब्लिक लाइफ में हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी बात को कहने के 100 तरीके, 1000 तरीके होते हैं, उन तरीकों से बात रखिए। दलाल को दलाल बोलेंगे, अब सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात पूरी कीजिए अपनी। दलाल को दलाल बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, लाखों बार बोलेंगे।
इसी तरह से बोलेंगे जो दलाली करेगा, जो निष्पक्ष। ये आपके शब्द ममता बनर्जी के शब्द समझू मैं, उसे समय जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ममता बनर्जी के शब्द हैं। सुन ले पूरा देश, सुन ले पूरा बंगाल, शब्द नहीं है, हिंदुस्तान का सुन ले पूरा देश, सुन ले पूरा बंगाल। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। शब्द है, मुझे बताइए, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए। बोलेंगे जो बिक जाता है उसको ऐसा ही बोलेंगे। ऐसे ही शब्दों की वजह से बैन हुई है ममता बनर्जी, समझे आप? ऐसे ही शब्दों की वजह से बैन हुई है ममता बनर्जी। बापा चटर्जी, आप देख रहे हैं किस तरह की हरकतें हो रही हैं। ऐसे ही शब्दों की वजह से 24 घंटे का बैन झेल रही है, और ऐसे ही उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता देखिए, जरा शब्दावली देखिए जरा इनकी। इनका आवाज को पहले म्यूट किया जाए, जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन तब जाके हम लोग कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि इसी तरह चिल्ला के अपशब्दों का व्यवहार। पहले तो मैं आपके इस नेशनल शो से टीएमसी को धिक्कार ज्ञापन करता हूं कि जो शब्द इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में बयान किए हैं, उनके प्रवक्ता जो शब्द बयान किए हैं उसके लिए पहले वो माफी मांगे देश के निर्वाचन कमीशन से, क्योंकि इस तरह का अपशब्द कहने का अधिकार किसी के पास नहीं है। देश के संविधान के साथ छेड़खानी करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इन्होंने जो अपशब्द कहे हैं इनके लिए ये माफी मांगे, इनके वजह से पूरे बंगाल शर्मसार हो रहे हैं। इन जैसे लोगों की वजह से पूरे बंगाल का जनता शर्मसार हो रही है। नरेंद्र मोदी देश को जितना संपत्ति है बेच के दलाली कर रहे हैं, और इसमें आपको घर में अगर सामान भी रहेंगे ना, रोज आपको घर का सामान भी बेच के खा लेंगे भारतीय जनता पार्टी। उसको क्या बेच के दलाली करके खाना नहीं मानकर कुछ नहीं है, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मैं खुद लज्जित हूँ। चला रहे हैं। मैं लज्जित हूँ कि मैं बंगाल से हूँ और इनके जैसे लोग आज बंगाल को शर्मसार किए हैं। ये लोग पूरे बंगाल को शर्मसार किए हैं इसी भाषा के वजह से। रोहित जी, मैं जो बताना चाहता हूँ जी, स्पष्ट रूप से देखिए, सुबह से ममता दीदी का प्रोग्रामिंग किया था, वो मंच सजाई थी बढ़िया से। पीछे देखिए आपका डिस्प्ले भी चल रहा है, उसमें भी देखा होगा कि उसमें जो कारपेट है उसको रोल करके रखा हुआ है। वहां पर ही माइक का व्यवस्था था, चेयर का व्यवस्था था, वहां प्लानिंग ऐसा था। सुबह से हम लोग देख रहे थे कि वहां पर ही उनके नेता इलेक्शन कमीशन को इसी तरह बेआबरू करेंगे, इसी तरह इन्हीं शब्दों की इन बाणों से बेआबरू करेंगे। तो इसका पूरा व्यवस्थित रूप से तैयारी थी, लेकिन जब देखा कि इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली किसी के पक्ष में नहीं होकर निष्पक्ष रूप से बीजेपी करने वाले को भी दंडित किए हैं और सबको एक ही पैमाने पे नापे हैं, तब ये खुद के जाल पे खुद फंस गए। ये लोगों की जो ढोंग की राजनीति है, जो नाटकीय रूप देके सिंपैथी वोट गेन करने की राजनीति है, ये बंगाल नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता के सामने ओपन हो गया है, खुल गया है। ठीक ये है, लोग खाली ढोंग करके सिंपैथी वोट कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। विरोध के कई तरीके होते हैं। मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास चल रहा हूं, सीपीआई के बहुत सीनियर नेता हैं। सुनीत चोपड़ा जी, देखिए, विरोध के और अपनी बात को कहने के कई तरीके होते हैं। पॉलिटिक्स में विरोध होता है, वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन क्या इस तरह के शब्दों के लिए जगह है? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल संजय सरकार ने किया, विरोध करने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह के शब्द, वो भी तब जब ममता बनर्जी ऐसे ही शब्दों के इस्तेमाल पर बैन झेल रही है। सच बोला है संजय सरकार ने, बिल्कुल सच बोला है। आज अगर आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, तो आप इनको बोलो चिल्लाना बंद करें, नहीं तो इनका भगवा झाड़े इनके मुंह में डाल देंगे। खाता है तुम्हारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिक्री के माल हो, बिक्री के माल हो। दलाल में छोटा भाई है तुम दलाल में छोटा भाई है, तुम्हारा घर में माल हो, खा जाएंगे। दलाल दलाली करेंगे। हम जानते हैं तुम किस गटर के हो, वो भी सामान बेच के खा जाएंगे। सुनीत चोपड़ा जी, आप बहुत सीनियर नेता हैं सर, मुझे ऐसे आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
मैं क्या करूं? आप ये बकवासी लोगों को क्यों बीच में बोलने दे रहे हैं? आप कीजिए इनको, आप शब्दों की मर्यादा रखिए। मुझे आपसे इस तरह से बात करते बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बहुत सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं। इस पैनल में सबसे तब रखेंगे जब इस पैनल में सबसे सीनियर हैं। चुप करवाएंगे। इस पैनल में सबसे सीनियर हैं। गुंडों को मैं सुनना नहीं चाहता। नहीं, सबको सुनना पड़ेगा। आप अपनी बात रखिए, आपको बात रखने का मौका मैं दे रहा हूं, लेकिन नहीं, हाँ, आप अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों के दायरे में। और इनको बोलिए कि बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में बोलेंगे तो यही होगा। सीधी बात है, आज इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बात की, लेकिन चिड़िया तो खेत चुप के उड़ चुकी थी। तो ये क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन? एक उसने मिस्टर सिन्हा, राहुल सिन्हा के खिलाफ बात की। राहुल सिन्हा ने तो कहा था जो पुलिस ने गोलियां मारी हैं और मारनी चाहिए। अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया जवाब देना। तो इलेक्शन कमीशन इनकी जान बचा रही है। और क्या कर रही है मुझे बताओ? ऐसी इलेक्शन कमीशन में क्या इलेक्शन होगी देश में? नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की क्या? उनको बैन कर दिया ना 48 घंटे के लिए। आपने इलेक्शन का मजाक बना दिया है और हार रहे हो। बंगाल में हार रहे हो, मैं कह रहा हूं। किससे हार रहे हैं? मैं कह रहा हूं बीजेपी किससे हार रही है मैं कह नहीं सकता, वो बंगाल की जनता तय करेगी। लेकिन ये खरीदे हुए इंसान, ये बिकाऊ माल इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता में कुछ आज भी। सुप्रिया जी को भी डिबेट में ले आइए। सुप्रिया जी को भी डिबेट में ले आइए। सुप्रिया जी, अब पहले ईवीएम और अब चुनाव आयोग, फिर वही शुरू हो गया क्या? अरे देश का बैंक को महाराष्ट्र को बेच दिए हैं, इंडिया ग्लोबल बैंक को बेच दिए। तुम्हारा घर का सामान भी देश के दलाल के खा जाएंगे। तुम्हारा घर का सामान भी देश के दलाली ठीक है। हाँ सुप्रिया जी, मेरा यही सवाल है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब चुनाव आयोग के ऊपर, निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, ये सब है। ममता बनर्जी पर बैन क्या लगाया? इस तरह के शब्द आपने सुन लिए होंगे, किस तरह के शब्दों से नवाजा है? जी, मैं आपको यही रोहित जी बताना चाहूंगी। सबसे पहले आज नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आप देख लीजिए, ये बंगाल की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, और आप तमाम लोग जो बैठे हुए हैं पैनल पे, ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं। और कैसी बातें, बिल्कुल मछली बाजार बना के छोड़ा हुआ है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। मैं ये सब बातें इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद बंगाल में हूँ। और संवैधानिक भाषा, आपको ये, मुझे सिर्फ ये बताएं ये लोग कि ममता दीदी को किससे प्रॉब्लम नहीं है। शायद यही दीदी की इसी दादागिरी की वजह से आज इनको सारे लोग छोड़ के चले गए। यही एक रीजन था। इनका जो बड़बोलापन है ना, इनको लेके डूब रहा है। ममता दीदी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी जो भाषा है, जो एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, मर्यादा होनी चाहिए। ये कभी पीएम के लिए अपशब्द कि मैं उनको फांसी पे चढ़ा दूंगी, उनको थप्पड़ मारूंगी, ये रसगुल्ला और ढोकले की लड़ाई, आप बताइए। ये बंगाल है और यहाँ पे लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। मैं बीजेपी के पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। देखिए, बीजेपी विश्वास बिछा रही है और ये एक के बाद एक चीज में फंसती जा रही है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया ना। आप समझना इस बात को, इन्होंने काम नहीं किया। अगर ये काम करती तो हिंदू मुसलमान नहीं खेलती है। ये जाके बताती मुसलमान बहनों को, भाइयों को, जिन एम फैक्टर की वजह से ये जीत के आई है ना, उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। जब जरूरत पड़ी तो कलमा पढ़ लिया, और जब जरूरत पड़ी तो मंदिर में जाके घंटी बजा दी और कभी अपना गोत्र बताने लगी। काम की बात कहा, विकास की बात कहा, रोजी रोजगार की बात कहा। आज भी आप किसी मुसलमान से जाके बात करेंगे, वो यही कहती है, दीदी हमें मुफ्त में बिरयानी नहीं बांट रही है, या बीजेपी में कोई कांटे नहीं लगे हुए। लेकिन ऐसी अभद्र भाषा, आप देखिए, इतने बड़े और प्रबुद्ध लोग हैं, आप पे सीधे सवालिया निशान कर देंगे। मैं खुद एक जर्नलिस्ट रही हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है फील्ड में काम करना। मैं भी जा रही हूँ, आ रही हूँ। इनको सीधे लगता है सब बिके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, पत्रकार बिका हुआ है, आप बिके हुए हैं, हम बिके हुए, पूरी दुनिया बिकी हुई है। सिर्फ ये घर घर खेल रही है। मुझे पत्रकार बिका नहीं हुआ, दबा हुआ है। पत्रकार बिका नहीं हुआ, दबा हुआ है। कान में बहरा हो चुके, कुछ देख नहीं पाते आप, आपको देखने का हिम्मत ही नहीं है। सुनील जी, आप बहुत करने को नौकरी हुआ, किसका बड़े एक महिला बोल रही है, उनको बर्दाश्त करते हैं। लज्जा होनी चाहिए आपको। लज्जा
वरिष्ठ लोग हैं, सरल बात है, आप लोगों की वजह से देश और बंगाल दोनों का नाम खराब हुआ है। आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब ऐसी भाषा की उपयोग करते हैं तो देश और बंगाल दोनों का नाम खराब होता है। बंगाल को देश के खा जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ रहा है। ठीक है, मुझे एक रिएक्शन एमपी महेश से लेने दीजिए। मुझे एमपी महेश साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक रिएक्शन उनसे। महेश साहब, जो ये सब चीजें हो रही हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? चुनाव आयोग अगर कोई कार्रवाई करेगा, मुझे आप एक चीज बताइए, जो ममता बनर्जी ने कहा था, क्या वो सही था या गलत था, जिस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया? नहीं, गलत तो था ही। गलत इसलिए था कि मुस्लिम एक हो, ये भाषा उनके मुंह से अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमने एक बात हम बीजेपी वाले से भी बोलेंगे और तृणमूल वाले से भी बोलेंगे जी, कि आप लोग जो बंगाल में जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बताइए, बेरोजगार के लिए, जो रोजगार जिसके पास नहीं है, जो इंसान अभी बेकार हो गए हैं, जो इंसान के पास नौकरी नहीं है, 10 साल में 94 लाख आदमी को नौकरी दिया मैंने। संजय सरकार हर एक में इंटरफेयर मत किया कीजिए। संजय सरकार हर एक में इंटरफेयर मत किया कीजिए। आप सबके बीच में इंटरफेयर करते हैं, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं आप पूरे भारतवर्ष को खत्म कर दिए हैं बीजेपी। हमने हमारा पूरा भारतवर्ष का जनता ने चुना था कि प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री है। वो प्रचार कर रहे हैं। नौजवान की नौकरी कहाँ है? नौजवान के रोजगार पढ़े लिखे इंसान बेकार घूम रहे हैं, डिग्री लेकर अगर आप सब इस तरह से बोलेंगे ना, किसी की बात सर समझ में नहीं आएगी। सुनिए, किसी की बात समझ में नहीं आएगी, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामले को ठंडा करने की जरूरत है, इसलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। आप लोग जरा पानी वानी पीजिए, फिर आ रहे हैं थोड़ी देर में वापस। संजय सरकार, आपने इतना कुछ कहा चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जो बात ममता बनर्जी ने कही थी, क्या वो सही थी? लोकतंत्र में हम किसी को अपील कर सकते हैं वोट के लिए कहीं भी, ठीक है ना। कोई संप्रदाय का विशेष रूप से यहाँ पर बोला नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। इसमें मेरा बहिना बोला है बंगाल में काम नहीं हुआ है। मेरे बहना अगर धृतराष्ट्र का बैन बन जाएंगे और कान में कुछ कमी हो जाएंगे तो हम कलकत्ता में इनको डॉक्टर दिखाना देंगे अच्छा तरफ से। 10 साल में हम 94 लाख आदमी को नौकरी दिए हैं, 1 लाख किलोमीटर ग्रामीण रास्ता बनाए हैं, 2 करोड़ आदमी को घर में बिजली पहुंचाए हैं। आपको नहीं, आप धृतराष्ट्र बन चुके हैं, आप धृतराष्ट्र का बहन है। आपको आंख और कान दोनों को ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। आप आ जाइए कलकत्ता में, आ जाइए, आपको अच्छा तरह से ट्रीटमेंट करा देंगे। तो आप लोग अंधेपन जो भारतीय जनता पार्टी को जो ले लिए ना, वो अंधेपन में कभी भी आप निकाल के नहीं आ सकते हैं। झूठ बोलना आप लोग को एक क्या है, झूठ बोलना आप लोगों का एक ये आपको स्वभाव हो चुका है। स्वभाव से तो आप लाचार नहीं हो सकते, जो स्वभाव आपको लाचार हो चुके हैं। और यहाँ पर बंगाल में कन्याश्री किसको मालूम है? नहीं, आपको मालूम नहीं कन्याश्री किसको दे दिया? नहीं, आप तो धृतराष्ट्र का बहन है और आपको कान में भी कमी जरूरत। कलकत्ता में आ जाइए, आपको ट्रीटमेंट करा देंगे बढ़िया से। आपको दोबारा हम बोल रहे हैं, तीसरे बार भी बोल रहे हैं, आप धृतराष्ट्र का बहन है। नहीं, आप धृतराष्ट्र का तीसरे बार भी बोल रहे हैं, सुनिए, आप धृतराष्ट्र का बहन है, कान में भी कम सुनाई देता है। दोनों को आँख और कान दोनों को ट्रीटमेंट कलकत्ता में आपको बढ़िया तरह से हम करा देगा। आप आ जाइए। तो आपको दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता है। तो आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसको गलती तो मेरा नहीं है, उसको गलती तो आपका है। आपको गलती से तो निकाल नहीं सकते ना, आपको गलती से तो निकाल नहीं सकते हैं। बंगाल में इतना विकास हुआ, बंगाल के घर में जनता बोल रही है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर इतना बड़ा अंधा है, आपको आंख में कमजोरी है और कान में कम सुनाई देता है, इसकी जिम्मेवारी तो मेरा नहीं है। आपको बढ़िया तरह से ट्रीटमेंट कर देंगे। आप आ जाइए, फ्री में ट्रीटमेंट कर देगा, फ्री में ट्रीटमेंट कर देगा, फ्री में डॉक्टर भी दिखा देंगे, फ्री में सब कुछ करा देंगे, फ्री में सब कुछ करा देंगे आपको।
फिर फ्री में आपको सब कुछ करा देंगे, फ्री में आपको सब कुछ करा देंगे, चिंता नहीं है, फ्री में आपको सब कुछ करा देंगे, चिंता टेंशन मत कीजिए, फ्री में कराएंगे, फ्री में करा देंगे, कान का ट्रीटमेंट करा देंगे आपको, मेंटल के ट्रीटमेंट करा देंगे आपको, आंख का ट्रीटमेंट करा देंगे, आप आ जाइए, आपको फ्री में कर देंगे। बंगाल में ट्रीटमेंट सिस्टम है, दीदी ने फ्री ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया है, और मेडिसिन में अगर 100 रुपये का मेडिसिन होगा तो 33 रुपये लगता है, जो मेडिसिन लगता है वो भी सस्ता दीदी कर दी है, आप ही लोग के लिए कर दिया है दीदी, आप ही लोग के लिए मेडिसिन सस्ता कर दी है, 100 रुपये की जो मेडिसिन है 33 रुपये लगता है बंगाल में, हाँ वो भी मेडिसिन दीदी सस्ता करा दी है, ठीक है ना, सिस्टम से वो भी मेडिसिन आपको सस्ता में दे देंगे, सस्ता में मिल जाएगा, भी बहुत सस्ता है, आप आ जाइए, आपको ट्रीटमेंट भी सस्ता में करा देंगे। दीदी तो आप ही लोग को लिए किया है, जो कान में सुन नहीं सकता, आप में देख नहीं सकता, मेंटल में प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट कराएगा दीदी, और फ्री ट्रीटमेंट का व्यवस्था करा है, और जितना सरकारी हॉस्पिटल है सबको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कर दिया, यहाँ पर ICU है, NIU है, ICU है, सब कुछ का व्यवस्था है, और जिस जगह में डॉक्टर दिखाने जाएंगे हम वहाँ आपको डॉक्टर बढ़िया तरफ से फ्री में दिखा देंगे, फ्री में आपको वहाँ पर एम्बुलेंस भी फ्री में करा देंगे, अब फ्री में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, वो फ्री एम्बुलेंस व्यवस्था भी आपको लिए करा रहे हैं, यहाँ पर आपको करा देंगे, ठीक है, ठीक है। करा देंगे। बापा चैटर्जी, ये जो बौखलाहट चुनाव आयोग के खिलाफ निकल रही है, ये जो बौखलाहट बीजेपी के खिलाफ निकल रही है, जैसा कि PM का नाम लिया, अमित शाह का नाम लिया अभी TMC ने, ये बौखलाहट आपको क्या लगता है, क्या दिखा रही? देखिए, ये बौखलाहट स्पष्ट रूप से तृणमूल की हार है और कुछ नहीं, क्योंकि अभी TMC के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने 94 लाख, दादा একটু শুনে নিন আপনার কথাই বলছি, যেটা আপনি বলেছেন সেটাই বলছি, जो आपने कहा है मैं वही बोल रहा, थोड़ा सुन लीजिए दादा, थोड़ा सुन लीजिए, with due respect, समय आ गया है सुप्रिया जी थोड़ा बोलने दीजिए इनको, बापा चैटर्जी को बोलने दीजिए, उनको बात, मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरे TMC के दादा ने बताया कि 94 लाख नौकरी इन्होंने दिए हैं, 94 लाख नौकरी का मतलब है बंगाल में 76,000 बूथ है लमसम, अब 76,000 बूथ 94 लाख से डिवाइड कर लीजिए, एक बूथ पे हिसाब से 112 नौकरी होती है, 112 नौकरी, मैं आपके टीवी देखिए, अगर आप सब लोग ऐसे बोलेंगे ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। सुनिए एक मिनट, सब अगर ऐसे बोलेंगे ना, मुझे ही नहीं पता चल रहा कि कौन क्या बोल रहा है, तो फिर दर्शक तो क्या ही समझ पाएगा, है ना? 78,903 बूथ है, पप्पा बोल रहे 76,000 बूथ है। हाँ ठीक है। देखिए अब चूंकि सुनिए मेरी बात, अब चूंकि कम समय भी बचा है, एक मिनट, हाँ आप सबको मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं इस नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, तो बाकी लोग क्या समझ पाएंगे सर, प्लीज मेरी बात समझिए आप। बापा चैटर्जी 30 सेकंड आपके हैं, 30 सेकंड आपके हैं, और मैं गुजारिश कर रहा हूं प्लीज कोई मत बोलिएगा, 30 सेकंड बापा चैटर्जी के, फिर मैं सबको एक एक करके टाइम दूंगा ना, तभी तो आप समझेंगे दूसरा आदमी बोल क्या रहा है। बापा चैटर्जी 30 सेकंड आपके हैं। TMC के प्रवक्ता ने कहा है उन्होंने 96 लाख नौकरी दी है, बंगाल में दादा ने बोला 77,906 बूथ है, मैं मान लिया 77,906 बूथ है, मैं 78,000 मान लेता हूँ, 78,000 बूथ है, 78,000 बूथ में हिसाब करके देखिए, हर बूथ में लमसम 100 प्लस नौकरी हर बूथ में हुई है उनके हिसाब से। मैं नेशनल चैनल पे बैठ के माननीय रोहित जी आपसे निवेदन करता हूं, आपके किसी भी रिपोर्टर को भेजिए, किसी भी रिपोर्टर को भेज के हर बूथ में जाके किसी भी बूथ से अगर 100 क्या 10 लड़का को भी नौकरी मिला है तो वो आंकड़ा उठा के आप टीवी पे रखिए, मैं मान लूंगा कि तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो सच बोल रही है। ये लोग इसी तरह का झूठ फैलाकर पूरे बंगाल की युवा समाज को बदला रहे हैं। ठीक है युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं। एमपी महेश अब सुनिए, अब मैंने एमपी महेश साहब को दिया टाइम, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज कोई नहीं बोलेगा। महेश साहब ऑन रिकॉर्ड है, और तुमने 7 साल में 14 करोड़ आदमी को नौकरी दिया, उसको रिकॉर्ड है। आपके पास आऊंगा संजय जी, आपके पास आऊंगा, चिंता मत कीजिए, आ रहा हूं आपके पास में सबसे पहले आया भी था महेश साहब, एमपी महेश। जी मैं बोल रहा हूं कि यदि आप नौकरी दिए होंगे, चाहे
आप बोल रहे हैं कि बूथ बूथ में खबर लगाइए, जहां भी लगाइए। यदि उन्नाइन है तो आप बीजेपी वाले को भी बोल रहे हैं, तृणमूल वाले को, उन्नाइन यदि आप किए हैं, अच्छा किए हैं तो सामने आएगा। आज खून की होली शीतलकुची में गोली चला दिया गया है। बंगाल बीजेपी नहीं है, बंगाल में तृणमूल सरकार में है। यदि हाँ, देखिए अभी तृणमूल का बापा जी सरकार नहीं है, पहले समझिए। अभी मुझे बोलने का मौका दिया तो आप बापा जी रंजन चौधरी जी बोले हैं कि आप लोग तृणमूल के साथ हैं। ठीक है बापा चटर्जी, उनको कहने दीजिए, उनको 30 सेकंड तो अपनी बात पहले पूरी रखने दीजिए, फिर उनको काटिएगा। पहले थोड़ा सा उनको बोलने तो दीजिए, तब काटिएगा उनको आगे। बोलिए एमपी महेश, बात पूरी कर लीजिए। कि जनता के जो आप लोग जैसे खून की होली जैसे शीतलकुची में हो गया, ये आप यदि नौकरी दिए होंगे, रोजगार दिए होंगे, भला काम किए होंगे, उन्नयन किए होंगे, तो आपको इतना डर क्यों है? आपको वोट मिलेगा, आप सरकार बनाएंगे, आपको इतना डर क्यों है? और मैं बोल रहा हूँ बीजेपी वाले को कि आप भी जो ममता बनर्जी, आप लोग हमेशा ममता बनर्जी और आप दोनों लड़ रहे हैं, जनता को आप जो लड़कर सोना का बंगला आप बनाएंगे, ये बोल रहे हैं कि हमने उन्नयन किया है, तो आप लोग सोना का बंगला जब सरकार में आप आएंगे तो बनाइएगा। लेकिन इससे पहले आदमी को गुमराह मत कीजिए, इंसान को गुमराह मत कीजिए। जनता बहुत परेशान है। 2 तारीख को ईवीएम खुलेगी और संयुक्त मोर्चा का सरकार यह बनेगा, ये बात मैं बोलकर। ठीक है। अब मैं चल रहा हूं सुनीत चोपड़ा जी के पास। सुनीत चोपड़ा जी, आप जो चुनाव आयोग को लेकर इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे बताइए जो शीतलाकुची की घटना है, जहां पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीका रहा कि 4 लोगों की जान वहां पर चली गई, क्या वो प्रोवोक करने का नतीजा नहीं था? उन्होंने प्रोवोक नहीं किया, लेकिन मैं आज की एक नई चीज आपको बताना चाहता हूं जो किसी ने उठाई नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा गोरखा के खिलाफ कोई एनसीआर नहीं होगा, वो घुसपैठिया नहीं है। और उन्होंने उन बंगालियों को घुसपैठिया कहा जो कि झूठे रूप में धर्म के आधार पर घुसपैठिया कहे जाते हैं। होम मिनिस्टर के क्या जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसके पास कंप्लेंट जाना चाहिए कि नहीं? तो कीजिए ना। कि एनसीआर सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि मटुआ के लिए नहीं है, गोरखा के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? मुसलमान के लिए है और किसी के लिए नहीं है। सर कीजिए ना कंप्लेंट। ये क्यों कहा हमारे होम मिनिस्टर ने आज? दार्जिलिंग में कहा है। नहीं तो कंप्लेंट कीजिए ना। हाँ, कंप्लेंट कीजिए। बीजेपी ने कंप्लेंट की, ममता जी पे एक्शन हुआ, टीएमसी ने कंप्लेंट की, राहुल सिन्हा पर एक्शन हुआ। एक्शन तो दोनों पार्टियों पर हुआ है ना। आप इसको एक साइडेड जाकर क्यों देखते हैं? 1900 कंप्लेंट गई है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन से। नहीं तो जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव बीजेपी के नेता पर भी एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रास्ता आगे बढ़ चुका है। हाँ। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हाँ। ये गोलीबाजों को तुम कब हटाओगे जनता से? कौन गोलीबाज? क्योंकि ये जिन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था। अच्छा, आप थे वहां पर? वो लोग लाइन में थे। आप थे वहां पर? हमने पिक्चर्स देखी हैं उसकी। हाँ। हमने उसकी तस्वीरें देखी हैं। सर हमने भी देखी हैं। और उस बेसिस पे लोगों ने जो जवाब दिए वहां बिल्कुल क्लियर था। तो आप तो सीधा फोर्सेस पे सवाल उठा रहे हैं, आप तो और 2 कदम आगे आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो इन्होंने झूठ बोली, हाँ। इन्होंने एक और झूठ बोला था। हाँ। इन्होंने कहा था कि ममता ने सिर्फ 4 लोगों का कहा है। ममता ने कहा है 5 लोग मरे हैं, जिसमें एक दूसरे धर्म का था, एक दूसरे धर्म का था, लेकिन उसने धर्म का नाम नहीं लिया। धर्म का नाम हमारे प्रधानमंत्री ने लिया था। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? क्या तो किया? ये चीज साफ है, हम क्यों इस पे चिढ़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन नंगी हो चुकी है, और क्या है?
बापा चटर्जी, फिर घूम फिर के बात वहीं आ गई चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग आपको सपोर्ट कर रही है। कम्युनिस्ट जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं चीन का प्रेसिडेंट मेरा प्रेसिडेंट, जो सेना को बोलते हैं कि वो औरतों का धर्षण करते हैं, वो पकड़ के बच्चियों का रेप करते हैं, देश की सेना का एगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, जो लोग कहते हैं देश के सेना का जो लोग लगातार अपमान करते हैं, जादवपुर से लेके जेएनयू तक जब हमारे सेना शहीद होते हैं तब वो वहां खुशी मनाते हैं, दारू का फवारा उड़ता है, वहां पर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उठते हैं, भारतवर्ष के टुकड़े के नारे उठते हैं, और ये लोग आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। कम्युनिस्ट पार्टी की अवस्था ऐसे ही पूरे बंगाल में तो झूठ बोल रहे हो है नहीं। कम्युनिस्ट और ये झूठ का तो मुंह तोड़ चुका है। नकार दिया है कम्युनिस्टों को, पूरे विश्व ने नकार दिया है उनके ये झूठ बोल रहे हो। और बंगाल में भी कम्युनिस्ट का और दोबारा संविधान मांग के मरवा रहे हो देश की जनता को। बंगाल में एटीएम काउंटर है, कम्युनिस्टों का लड़ाई अभी एटीएम के काउंटर से हो रही है। कम्युनिस्टों का लड़ाई 34 साल राज किए हैं आपसे बेहतर, 34 साल राज किए आपसे बेहतर, और ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार थे लोग, माओवादी तैयार किए थे। ये कहानी चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। लास्ट रिएक्शन में सुप्रिया जी से लूंगा। सुप्रिया जी देखिए सुप्रिया जी, बहुत सीधा सा मेरा सवाल है, अगर इस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हम सवाल उठाते रहेंगे तो फिर भरोसा किस पर करेंगे? देश में चुनाव आयोग चुनाव कराता है, सब जानते हैं। अगर आप सवाल उठाते रहेंगे तो इससे क्या होगा? मैं आपको यही बता रही हूँ कि इनका तो काम है, इनको हर चीज पे इनको किसी चीज का जवाब नहीं देना। आप अभी देखिए, आप इन्होंने मेरा इलाज करवाने की बात की, इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने क्या काम किया। अगर ये इन्होंने इतनी रोजी रोजगार यहाँ दिया है, आपको पता है सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, आप कभी बंगाल आइए रोहित, और यहाँ देखिए हालत में तो यही हूँ, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों की हालत पूरी सोनागाछी में आप देख लीजिए, भरा पड़ा है। मैंने वहां बहुत काम किया है, आप जाके देखिए वहां पे सबसे ज्यादा महिला, आपको पता है, अगर आप जीबी रोड से लेके कहीं भी, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, बंगाल की इतनी गरीबी है यहाँ पे, यहाँ की लड़कियों को वहाँ काम के नाम पे ले जाता है। क्यों भेजते हैं यहाँ पे? अगर यहाँ पे इतना रोजी रोजगार होता, इतनी चीजें होती, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से मैं नहीं होगा, आपको काम देना पड़ेगा। जिस महिला, आप ये सोचिए कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, वहां महिलाओं की स्थिति बदतर है, बद से बदतर है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा यहाँ बदतर है। और ये माँ माटी और मानुस की बातें करती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी आएगी, कुछ छड़ी घुमाएगी और कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो यहाँ पे ये जो जानवर लटके रहते हैं ना, जो यहाँ पे हालात है, मतलब मैं बिल्कुल खुले, अभी आप कोरोना की न्यूज दिखा रहे थे, आप यहाँ पे आप धरल्ले, आप कुछ कोई चीज नहीं है ऐसी जिसमें आपको लगेगा कहीं रूल रेगुलेशन की। किसी भी रोड पे आप चले जाइए, आपको झुग्गी मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी, कोई रूल रेगुलेशन की बात नहीं है। जो भी वोट बैंक है, जो भी इनका वोट बैंक है, वही सच है। बाकी कुछ आपने कभी किसी महानगर की, कोलकाता जैसी जगह जहां संस्कृति आप पता है पूरे देश को दशा और दिशा दी है, यहाँ की हालत बद से बदतर है। और गांव में आप चले जाइए, जो एम फैक्टर है, मुसलमान, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात है। आप चुनाव में चुनावी मुद्दे उठाइए, एक दूसरे पर बार पलटवार कीजिए, सब समझ में आता है, लेकिन इस तरह से एक संस्था पर जो देश में चुनाव कराने की जिम्मेदार है, उस पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो फिर सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था मेरे पास। आप सभी का शुक्रिया, बापा चटर्जी, संजय सरकार, एमबी महेश, सुनील चोपड़ा और सुप्रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।